हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान और विज्ञान में पढ़ेंगे अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो ग्राही अंग है उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, इस 4 ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको कुछ मैं बेसिक चीज बता, ध्यान समझो। ये कह रहा रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं। बिल्कुल से बच्चों, रसग्राही अंग जो होते हैं वो जीभ में होते हैं, इसे बोलते हैं गस्टेटरी जो होते हैं वो टेस्ट का पता लगाते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन घ्राणग्राही जो होता है वो होता है आपको नाक में होता है, वो गंध का पता लगाता है। जैसे हम लोग अगरबत्ती सूंघते हैं तो पता करके कह देते हैं कि ये अगरबत्ती कैसा है, उसका गंध है, कैसा उसका सेंट है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन इसका ए सही है, बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। आप लोग पढ़ के वीडियो को पॉज कीजिए, उसको पढ़िएगा, सभी स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि देखिए यह कह रहा है रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं। ये बात बिल्कुल, रसग्राही से हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं बच्चों। इसलिए देखिए मैंने यहां पर सब कुछ लिख दिया। देखिए रसग्राही से स्वाद का पता लगाते हैं, ये जीभ में होता है, जीभ यानी टंग में होता है। घ्राणग्राही ये गंध का पता लगाता है, ये नाक में होता है। श्रवणग्राही जैसे कि सुन सकते हैं, सुनने का काम कान करता है। ठीक है, तापग्राही मतलब टेम्परेचर जो ग्रहण करे, वो स्किन चमड़ा ग्रहण करता है। और प्रकाशग्राही होता है आपको जो देखने में मदद जैसे जो होता है आंख में। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ रखना है। ये 5 आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, पॉज करके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक फैक्ट है। घ्राणग्राही कहां होता है, इसको मिलाना है आपको। घ्राणग्राही कहां होता है, घ्राणग्राही नाक में होता है, हमारा नसिका मतलब नाक में। ठीक है, तापग्राही होता है त्वचा स्किन में। ठीक है, रसग्राही रस कहां बनता है, रस बनता है जीभा यानी टंग में। और प्रकाशग्राही होता है नेत्र में, जिसे हम लोग आंख बोलते हैं। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया 4 गो, ऐसी बात को मैंने वहां पर लिख दिया था। ठीक है, इसको आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसका सही से आंसर मिला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूट्रॉन लिख दिया है कि यहां होगा न्यूरॉन, आप लोग न्यूरॉन कर लीजिएगा, यहां न्यूट्रॉन बाय मिस्टेक हो गया है। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहां से आरंभ होकर कहां तक जाते हैं। न्यूरॉन में विद्युत आवेग ना कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां से आरंभ होते हैं और कहां तक एंड होते हैं, कहां तक जाते हैं बच्चों। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी बुक में एक फिगर बना हुआ है, इसकी मदद से मैं आपको समझ, ध्यान समझ सभी बच्चों, चलो ध्यान समझेंगे। न्यूरॉन की बात करें, ध्यान से न्यूरॉन की बात करेंगे, ध्यान समझे सभी लोग। तो ये डेंड्राइट से शुरू होता है। कहां शुरू होता है, डेंड्राइट से। डेंड्राइट मतलब द्रुमिका, ये द्रुमिका शुरू होता है, डेंड्राइट को ही द्रुमिका कहते हैं। उसके बाद ये कोशिका का यानी सेल बॉडी तक जाता है। सेल बॉडी से होकर के ये बच्चों एक्सॉन तक जाता है। एक्सॉन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और उसके बाद अंतिम तंत्रिका का अंतिम सिरा। आपको ध्यान रखना है, ये द्रुमिका से शुरू होता है। द्रुमिका मतलब डेंड्राइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, हिंदी में द्रुमिका। उसके बाद सेल बॉडी, कोशिका काय से एक्सॉन से फिर अंतिम जो होता है, अंतिम बिंदु होता है जो एक्सॉन का छोर होता है, इसे बोलते हैं एक्सॉन का छोर, इसे बोलते हैं एक्सॉन का छोर, तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, या इसे नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, या एक्सॉन का अंतिम छोर। देखिए अब आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहां से आरंभ होकर कहां जाता है। ये डेंड्राइट से शुरू होता है, जैसे कि मैंने दिखाया। देखिए डेंड्राइट शुरू होता है, डेंड्राइट से फिर कहां जाएगा, कोशिकाकाय। देखिए डेंड्राइट से कोशिकाकाय से एक्सॉन, ये एक्सॉन आ गया, इसे हम लोग हिंदी में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और उसके बाद लास्ट एक्सॉन का छोर ये हुआ, एक्सॉन का छोर ये होता है, एक्सॉन का छोर। ठीक है, तंत्रिका का अंतिम सिरा ये होता है एक्सॉन का छोर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, डेंड्राइट से शुरू होता है, कोशिका का सेल बॉडी से एक्सॉन से एक्सॉन के छोर तक। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया है, डेंड्राइट को द्रुमिका भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर डेंड्राइट दिया है, हो सकता है कि यहां द्रुमिका भी दे दे। ठीक है, तो आपको ध्यान रख सकते हैं, ये द्रुमिका से शुरू होता है, डेंड्राइट से ये जाता है सेल बॉडी कोशिकाकाय तक, कोशिकाकाय से एक्सॉन के अंतिम सिरा तक। ठीक है, आई होप आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
देखिए दोस्तों, इसी को आप लोग लैंग्वेज में भी दे दिया है। एक विद्युत आवेग पैदा होती, यह आवेग द्रुमिका से कोशिका इकाई तक जाता है। अब और तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष मतलब एक्सॉन, यहां पे लिख भी दिया, देखो एक्सॉन, एक्सॉन में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक जाता है। मतलब अंतिम सिरे मतलब क्या, किसके अंतिम सिरे, एक्सॉन के अंतिम सिरे तक। तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, यही ना क्वेश्चन पूछा। देखिए यहां पर ये डेंड्राइट से होता हुआ कोशिका काय, कोशिका काय से एक्सॉन, 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 या उसे हम लोग एक्सॉन्स के छोर पर, यही बात यहां पर लिखे, लैंग्वेज में भी लिख दिया है, यही बात मैंने आपको समझाया भी है। डेंड्राइट से कोशिका काय, सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन के अंतिम छोर तक, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ आपको समझाया। आप आई होप आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे। ये प्रैक्टिस सेट, ये क्वेश्चन हो गया, इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पर है, और ये किताब में इसका फिगर, ठीक है। बच्चों इस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। और ये बुक बहुत ही अच्छा है, बुक है बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। मैं चाहूंगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आप लोग बुक खरीदे, और इसका बहुत ही अच्छा मतलब आपको कॉन्सेप्ट बना देगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छा बुक है बच्चों, मुझे तो ये बुक बहुत अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। सिनेप्स जो है उस पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण, कम्युनिकेशन कहां होता है। सबसे पहले आप सिनेप्स समझिए। सिनेप्स कहते कैसे बच्चों, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को, जो गैप होते हैं ना, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो गैप्स होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। मैंने यहां लिख दिया है, ध्यान समझिए सभी लोग, ध्यान समझेंगे सभी लोग। यहां पर मैंने लिख दिया है दो तंत्रिका तंत्र के मध्य, ध्यान समझेंगे सभी लोग। देखिए सिनेप्स लिख गए, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान जो होता है सिनेप्स कहते हैं। ये एग्जाम में कई दफा एग्जाम में पूछा गया परिभाषा, ठीक है। और सिनेप्स जो होते हैं एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक, एक न्यूरॉन का एक्सॉन छोर से शुरू होता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक ये बात जाता है बच्चों, इसको ध्यान रखना। सिनेप्स ध्यान रखना, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से लेकर और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के छोर तक, ठीक है। इसको ध्यान, यही सवाल पूछा हुआ, यही सवाल आपको पूछा हुआ। देखिए दोस्तों, यही पूछा, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक, एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक, यही सिनेप्स का कार्य होता है। सिनेप्स कहते हैं किसे हैं, दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसका ये जो होता है रासायनिक संकेत होता है, जो संप्रेषण, वो एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट छोर तक। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, न्यूरॉन, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो केमिकल सिग्नल में कहां कन्वर्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन है। ये एक्सॉन के छोर पर, एक्सॉन के छोर पर, न्यूरॉन में एक्सॉन के छोर पर ना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रतिवर्ती चाप के संगठनों का सही क्रम क्या है। इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। देखिए बिना एनसीईआरटी के समझे हुए आप नहीं समझ सकते। देखिए आप, इसके लिए मैं एक एनसीईआरटी का आपको चीज समझा, ध्यान समझे एनसीईआरटी का। देखिए अब देखो बच्चों, ये प्रतिवर्ती चाप है। ये देखिए, ये जो देखते हो एक गर्म पानी है, इसमें अचानक से हाथ दे रहा है तो इसको एकदम पीछे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो ये ग्राही से शुरू होता है। ग्राही, त्वचा में ग्राही होता है, आपको पता है त्वचा में क्या होता है, ग्राही होता है। और यहां से बढ़ते हुए संवेदी तंत्रिका कोशिका तक, यहां से और फिर यहां से रिटर्न हो जाता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, फिर उसके बाद पेशी में, उसके बाद फिर पेशी में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ग्राही शुरू होता है, फिर आएगा यहां पर, कहां पर, संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर यहां से बच्चों प्रेरक तंत्रिका कोशिका से होकर के एकदम पेशी में। बस यही चीज आपको समझना है, यही चीज यहां पर आप समझना आ गया। ध्यान समझिए, कह रहा है क्या, प्रतिवर्ती चाप के संगठनों का सही क्रम क्या है। ग्राही अंग से शुरू होता है। देखिए ग्राही अंग है ना, ये ग्राही अंग है ना, देख लो ये ग्राही अंग है, और ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन, देखिए संवेदी न्यूरॉन, यहाँ पे संवेदना होती है। संवेदी न्यूरॉन जो है, संवेदी तंत्रिका, ये दिखाता है कि गर्म है, ठंडा है, कैसा है, कठोर है, ये आपको बताता है, ठीक है। ये संवेदी तंत्रिका कोशिका रहना जरूरी है, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा गर्म है ठंडा। हम लोग आग में भी हाथ रखेंगे, हमको ठंडा लगेगा ही नहीं, गर्म लगेगा ही नहीं, बस हाथ
जलता रहेगा, लेकिन हम एहसास ही नहीं होगा। ये एहसास कराता है, ये हमें संवेदना प्रकट करवाता है, ठीक है। गर्म, ठंडा, कठोर जो भी है ये बताता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया ग्राही अंग से, ग्राही अंग शुरू हुआ, फिर यहां पहुंच गया संवेदी तंत्रिका कोशिका। उसके बाद बच्चों देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु में जाता है, ठीक है, मेरुरज्जु में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जाता है। इसके बाद तो मैंने क्या बताया, ग्राही अंग शुरू होता है, देखिए ग्राही अंग शुरू हुआ, ठीक है, यहां से जाता है संवेदी तंत्रिका कोशिका, फिर इसके बाद यहां जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों इसे हम लोग मेरुरज्जु कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मैंने यहां लिख दिया, देखिए मेरुरज्जु का स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसके बाद यहां पहले यहां शुरू होगा, यहां से जाएगा मैसेज, फिर यहां जाता है मैसेज, फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज रिटर्न होकर एकदम तुरंत यहां जाता है, कहां पर, प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बीच। उसके बाद ये जो कार्यकर है, कार्यकर इसे भुजा में पेशी कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे मैसेज आता है कि फिर हम अचानक हाथ पीछे करते हैं, ठीक है। ये प्रतिवर्ती चाप का फंक्शन ध्यान रखना आप सभी को। ये ग्राही अंग शुरू होता है, यहां से ग्राही अंग शुरू होगा, फिर जाएगा संवेदी तंत्रिका कोशिका, ठीक। उसके बाद आता है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से होते 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 यहां पहुंचेगा प्रेरक तंत्रिका कोशिका। उसके बाद जाएगा पेशी में, यही तो बात यहां लिखा है, प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद पेशी, ठीक है। प्रेरक न्यूरॉन मतलब तंत्रिका, प्रेरक तंत्रिका मतलब समझिए आप इसको कहते हैं न्यूरॉन। मैं यहां लिख देता हूं, इसे बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है, आप लोग समझना है, तंत्रिका को ही न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, आपको समझ लेना है, ठीक है। प्रेरक तंत्रिका है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, उसे ही न्यूरॉन कहते हैं। यहाँ पर आप न्यूरॉन होगा तब समझना है कि इसी को कहते हैं, न्यूरॉन को ही तंत्रिका कहते हैं। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा पेशी, यहाँ से मैसेज यहां से जाता है, एकदम रिसेप्ट करते हैं, कोई भी चीज गर्म चीज छूते हैं, ठीक है, या कोई कांटी, मान लो कांटी छुआ तो अचानक से ये जाएगा आपको संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये एहसास कराता है गर्म, ठंडा, कठोर कैसा है। उसके बाद फिर यह जाएगा ये स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से रिटर्न आएगा, फिर मैसेज आएगा यहाँ पर न्यूरॉन से होते हुए हमारा लास्ट मसल्स में ये चीज पता चलता है। उसके बाद हम लोग हाथ को पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। MBVA है, इस सब्जेक्टिव में भी आपको पूछेगा दोस्तों, ये MBVA है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है, 4 स्टेटमेंट कौन सही है, ठीक है। यहां मैंने पहले ही चिन्ह मार दिया सही, 1 और 4 क्या है, सही है। आप लोग देखिए, समझिए कैसे सही, देखिए पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पर्यावरण जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें किसी वस्तु के प्रति जो रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया करते हैं, कि अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप। मान लीजिए सपोज दैट आपने एक कील को छुआ, कांटी को छुआ, अब अचानक आपको दर्द हुआ, चुभन महसूस होगा ही, कील को छुएंगे चुभन महसूस होगा, दर्द होगा, अचानक से आप रिस्पॉन्स करेंगे पीछे की तरफ, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप, रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स इसे बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आप इसके एनसीईआरटी पर यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ, ये एनसीईआरटी का हेडलाइन उठाया है, चूंकि लिखा है पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया के चर्चा, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, या उसे हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है। अगला, किसी ग्राही अंग से प्रारंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यही बात मैंने जब फिगर दिखाया था आपको, यही बात फिगर दिखाया ना, अभी कहां गया फिगर, रुक जाओ। ऑप्शन डी देखिए, कह रहा है किसी ग्राही अंग जैसे हम जानते हैं त्वचा क्या है, ग्राही अंग है, ग्रहण करता है, ठीक है। त्वचा ग्राही अंग है, ताप ग्राही है, त्वचा, ठीक है। किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत किसी पेशी जाएगा गया ना, हमको पता है ग्राही अंग से जाएगा संवेदी तंत्रिका कोशिका, उसके बाद जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा आपको प्रेरक तंत्रिका न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका जिसे हम तंत्रिका को न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको पेशी में जाएगा ना, यही बात लिखा बोला है, कहाँ गया, किसी ग्राही अंग से प्रारंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इस पूरे फंक्शन क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती चाप। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 4, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में कौन कथन सही है,
मस्तिष्क के बारे में बच्चों, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड सही है। देखिए, एक होता है अग्र मस्तिष्क, समझिए अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, फोर ब्रेन, इसे बोलते हैं फोर ब्रेन। इसका काम होता है सुनना, हम जो सुनते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं सुन पा रहे होंगे, सूंघना, स्मेल करना, और मेमोराइजेशन पावर जो स्मरण शक्ति होती है, याद करने की शक्ति, और देखना, किसी को लुक करना, सी करना, ये सब बच्चों अग्र मस्तिष्क कार्य होता है। किसका कार्य होता है? अग्र मस्तिष्क, ठीक है। और एक होता है बच्चों पश्च मस्तिष्क में एक मेडुला होता है। मेडुला जो होता है, जितनी भी अनैच्छिक क्रिया हो, जैसे अनैच्छिक क्रिया जैसे क्या, लार आना, वमन होना, रुधिर दाब मतलब रक्त दाब, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, आंख मारना, ठीक है, खाना का पचना, ठीक है बच्चों, ये सब ना आपको लैट्रिन लगना, पेशाब होना, अनैच्छिक क्रिया हो, ये सब जो जिसको आप रोक नहीं सकते, जो होगा ही होगा, जैसे लार आएगा ही आएगा आपके अंदर, मुंह में वो थूक जो होता है वही लार होता है, वो बनेगा ही बनेगा। वमन होना मतलब उल्टी होना, वमन होना मतलब उल्टी होना, वो होगा ही होगा। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आंख मारना, आंख का पलक जो है बच्चों, आंख का पलक आपको गिरेगा ही गिरेगा नीचे, ठीक है, चाहे आप कितना भी कुछ कोशिश कर लीजिए। अनैच्छिक क्रिया होती है, उस अनैच्छिक क्रिया को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, उनको मेडुला कंट्रोल करता है। मेडुला कहाँ होता है? मेडुला होता है हमारे पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में। मैं इसके लिए आपको एक फिगर दिखाता हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एक मस्तिष्क है। मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क आगे वाला, मध्य मस्तिष्क बीच वाला, और पश्च मस्तिष्क पीछे वाला। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ध्यान रखना है इसको, यहाँ लिखा भी है मस्तिष्क 3 तरह के भाग होते हैं। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। देखिए, इसमें जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, ये मस्तिष्क जो है बच्चों, इतना ये जो आता है, ये पार्ट, ये अग्र मस्तिष्क, इसमें क्या क्या होता है? इसमें आपको हम क्या क्या कर सकते हैं बताइए? अभी मैंने बताया था, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सूंघना, सुनना और सूंघना, स्मरण शक्ति और देखना, ये सब अग्र मस्तिष्क कारण हो पाता है बच्चों। सोचिए, अगर अग्र मस्तिष्क नहीं होगा तो क्या हम सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। स्मेल कर पाएंगे? सूंघ पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। याद कर पाएंगे? स्मरण शक्ति पावर नहीं हो पाएगा। देख पाएंगे? नहीं। तो ये भाई अग्र मस्तिष्क कारण होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लाइन हूबहू लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको एनसीईआरटी में कहाँ है। एनसीईआरटी में लाइन यहाँ पे देखो बच्चों, इसलिए कहते हैं एनसीईआरटी हमें पढ़ना ही चाहिए, एनसीईआरटी हमें जरूरी है पढ़ना, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, जाओ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र कार्य, सुनना, सूंघना, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है ना, मैंने बताया ना, अग्र मस्तिष्क के लिए अलग अलग कार्य हैं, सुनना, सूंघना, देखने के लिए। अब यही बात यहीं पे पूछे एनसीईआरटी का, देखो यहाँ पर ये बात पूछे कि सुनना, सूंघना, स्मरण शक्ति भी होगा, ठीक है, और देखना, इसमें स्मरण शक्ति नहीं दिया है, सूंघना दिया है, सूंघना, देखना और स्मरण शक्ति भी ध्यान रखना, ठीक है। स्मरण शक्ति भी होगा, कहाँ गया ये स्मरण शक्ति के लिए अग्र मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल। तो ये बात बिल्कुल सही, सेकेंड वाला सही है, ठीक है। अगला है कि जो मेडुला वाला, देखिए मेडुला वाला बात भी यहाँ पे लिखा है, देखो ये बात, देखो ये सभी अनैच्छिक क्रिया है, जैसे कि रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, लार आना मतलब सलीवा बनना, वमन उल्टी होना, ये पश्च मस्तिष्क स्थित, ये पश्च मस्तिष्क में होता है मेडुला, उसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो समझ में आया आपको? अनैच्छिक क्रिया किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मेडुला के द्वारा। लार, ठीक है, लार आता है, स्वाद होता है, ठीक है, और वमन, रक्तदाब को ही हम लोग रुधिर दाब भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर रक्तदाब लिखा है, क्या है रक्तदाब? ये रक्तदाब, यहाँ पर लिखा है रुधिर दाब। रक्त का मतलब रुधिर एक ही होता है, रक्तदाब, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर सब एक ही होता है, ठीक है। ये सब मेडुला के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 सही है, बाकी पहला और चौथा क्या है? गलत है। पहला क्या कर रहा है? मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग पश्च मस्तिष्क है, ये बात गलत है। पश्च मस्तिष्क नहीं है, सोचने वाला पश्च मस्तिष्क नहीं है, इसके लिए है अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में मुख्य रूप से काम करता है, सोचने वाला भाग पश्च मस्तिष्क नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला कहता है अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन को कंट्रोल नहीं करता है, ये बात गलत है, कंट्रोल करता है। अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका मतलब होता है जो आपका गेस्चर पोस्टर होता है, वो होता है भंगिका, और बैलेंस, संतुलन, ये कंट्रोल करता है अनुमस्तिष्क। यहाँ पे देखिए लिखा है साफ अनुमस्तिष्क, देखिए अनुमस्तिष्क द्वारा ही ये पश्च मस्तिष्क में होता है, पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है। ये दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए लिखा है साफ ऐच्छिक क्रियाएं, परिशुद्धि, शरीर की विभिन्न संतुलन, देखिए संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? अनुमस्तिष्क।
आप एनसीईआरटी पढ़िए बढ़िया से दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, ठीक है। संतुलन के लिए अनुमस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल होता है, अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे ये बात लिखा है कि अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका, ठीक है, और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है, ये बात गलत है, करता है, ठीक है, यहाँ लिखा है देखिए अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक क्रिया को भी कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया के जो अपने मन, जैसे कि सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, ठीक है, पेंसिल उठाना, पेंसिल गिरा देना, मोबाइल को ऑफ कर लेना, किसी से लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये ऐच्छिक जो अपने इच्छा से कर सकते हैं, तो अनुमस्तिष्क को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है शरीर की भंगिका और संतुलन को कौन नियंत्रित करता है? मैंने अभी पढ़ा है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। यहाँ पर लिखा देखिए, शरीर में जितने भी संतुलन होते हैं, शरीर की संस्थिति, इसे कहते हैं भंगिका। शरीर की स्थिति है ना, इसे भंगिका कहते हैं। और संतुलन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? अनुमस्तिष्क, ठीक है, सेरिबेलम, इसे सेरिबेलम, इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला समझ गए, बी, मेरुरज्जु निकलती है, कहाँ से निकलता है? ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। मेरुरज्जु जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखिए दोस्तों, ये होता है मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु, ठीक है। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो आपको किससे निकलता है? मेडुला से। किससे? मेडुला से। देखिए ये मेडुला है, ये क्या है? मेडुला से निकला है क्या? मेरुरज्जु। ये तो क्वेश्चन पूछा है ना कि मेरुरज्जु निकलती है, किससे निकलती है? मेडुला से निकलता है। मेडुला से। देखिए मेरुरज्जु, ये है मेरुरज्जु, ये कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना। जो प्ररोह पौधा होता है, पौधा का सूट्स जो होता है वो ऊपर की तरफ वृद्धि करता है, प्रकाश। आप देख दोगे दोस्तों कि जब रात होती है, रात में प्रकाश क्या होती है? एकदम पूरा झुका हुआ रहता है। जो ही दोपहर मतलब सुबह होती है, प्रकाश एकदम खिलखिला के उठ जाती है ऊपर, तो ये प्रकाश निवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, ये बात बिल्कुल सही है। एब्सिसिक अम्ल का कार्य क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है बच्चों, पौधे की वृद्धि को रोकना। ये वृद्धि को संदमित करना मतलब होता है कि पत्तियों को मुरझाने का कार्य, वृद्धि को रोकना, संदमित मतलब रोकना होता है। तो वृद्धि को रोकता है कौन? एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है? ये एब्सिसिक अम्ल के कारण ही होता है, एब्सिसिक अम्ल के कारण, ठीक है। ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, संदमित करता है, स्टॉप करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है, वृद्धि को रोक देता है, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। ये भी सवाल हो गया 11। दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग 11 क्वेश्चन किए हैं, इसके आगे जब भी मिलेंगे तो 12 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।